हाय गाइस, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती का 7वां पाठ्य घटक, जो किसी पिक्चर की स्टोरी से कम नहीं है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग पाठ्य घटक है। बहुत ही पिक्चर जैसी स्टोरी इसकी, सब कुछ। तो देखिए, पाठ्य घटक का नाम है डॉक्टर का अपहरण। जी हाँ, डॉक्टर का अपहरण। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर का अपहरण कौन करता है, कैसे करता है, क्यों करता है। तो चलिए पेज नंबर 20 पर देखिए दोस्तों, पाठ्यघटक का नाम है डॉक्टर का अपहरण, जो लिखा है डॉक्टर ने ही, डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने। तो सबसे पहले उनका परिचय देखते हैं लेखक का। उनका परिचय 8 मार्च 1938 को इनका जन्म हुआ, डॉक्टर देवसरे जी का। उनकी मृत्यु 14 नवंबर 2013 को हुई। अब 14 नवंबर अपने भारत में इस तिथि को एक बहुत बड़ा दिन मनाया जाता है। इस तिथि का नाम है बाल दिवस। देखिए, बाल दिवस के दिन ही इनकी मृत्यु हुई है। और इन्होंने बहुत सारी बाल रचनाएं की है, बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियां लिखी है। और आज की कहानी भी बच्चों के लिए ही है। तो देखिए, इतने बड़े व्यक्तिमत्व की बाल दिवस पर मृत्यु हो जाती है। याद रखना, 14 नवंबर 2013 को इनकी मृत्यु हुई। डॉक्टर देवसरे जी, हरिकृष्ण देवसरे जी। उनका परिचय देख लीजिए। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती है, मतलब निर्मित करती है। बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं को नूतन रंग भरने वाली इनकी कहानियां होती है। उनकी किताबों के नाम यहाँ पर दिए हैं। देखिए, मैं इसे जूम करता हूँ। देखिए, हरिकृष्ण देवसरे जी की किताबों के नाम, खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, क्योंकि चंदा मामा बच्चों को बड़े पसंद आते हैं, इसीलिए आओ चंदा के देश चले। मंगल ग्रह में राजू। अब राजू नाम भी बड़ा फेमस है कहानियों में, जैसे कि माइटी राजू हो गया, उड़ती तश्तरिया। उसके बाद गिरनार स्काई लैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि वैज्ञानिक बाल उपन्यास उनके हैं। तो चलिए देखते हैं ये कहानी किस प्रकार की है। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए, एक एक लाइन हम आपको सुनाते हैं। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा। देखिए, कुछ महीने पहले अचानक से डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता खो जाने का समाचार पड़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। लगभग रात के 2 बजे उनके घर की घंटी बजी उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता, तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। इसीलिए उनकी पत्नी उठकर भी फिर से बिस्तर पर पड़ी रही, क्योंकि ऐसा हर दिन होता रहता है। आपने भी देखा होगा डॉक्टर का काम कैसा होता है। यदि सो भी गए तो उन्हें पेशेंट आने के बाद जाना पड़ता है, मरीज आने के बाद जाना पड़ता है, तो चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। देखिए, ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझते थे। और ये किस लिए महत्वपूर्ण है, तो याद रखिए, आज डॉक्टर का एक व्यवसाय बन गया है। पैसों के लिए कुछ भी कर दे, ऐसी बहुत सारी खबर आप समाचार पत्रों में पढ़ते हो। इस डॉक्टर ने ऐसा किया, वैसा किया, सब गलत काम करके लेते हैं, मरीजों को लूटते हैं, इलाज के नाम पर उनसे बहुत सारा पैसा हड़प कर लेते हैं, और वह कर्तव्य नहीं समझते बल्कि अपना बिजनेस समझते हैं। इसीलिए तो डॉक्टर बनना हर कोई चाह रहा है,
क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पैसा जो छिपा है, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजनेस चलने वाला बिजनेस है। यहाँ पर देखिए, इसलिए वह इसका बुरा न मानते, इसलिए वो रात में भी चले जाते, कोई भी समय हो वह तुरंत जाकर मरीज को चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आप अड़ोस पड़ोस में देखते होंगे, डॉक्टर जब आते हैं तो उनकी दिन की फीस अलग होती है, रात की फीस अलग होती है, छुट्टी की दिन की फीस अलग होती है, उनका बोर्ड ही लगा रहता है। जैसे कि दिन में मान लीजिए 100 रुपए लेते हैं, इमरजेंसी रात में कोई मरीज आ गया 200 रुपए देने होंगे, छुट्टी के दिन आ गया 500 देने होंगे। इस प्रकार का उनका बोर्ड लगा रहता है, आपने देखा होगा। इस प्रकार उनका बिजनेस चलता है। मगर यहाँ पर भटनागर जी क्या करते हैं, मरीजों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं, और कर्तव्य नहीं समझते मतलब परम कर्तव्य, इसलिए वह इसका बुरा न मानते, बल्कि सहर्ष चले जाते, खुशी से चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या न दे इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। ऐसे बहुत कम डॉक्टर आपको देखने को मिलेंगे जो फीस के लिए आनाकानी नहीं करते। अगर दी तो अच्छी बात है, नहीं दी तो कोई बात नहीं। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर उपलब्ध होते हैं, बहुत सारे। जैसे कि बहुत बड़े बड़े शहरों में भी कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि जो मुफ्त में इलाज करवाते हैं। जैसे कि अपने देश की बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है टाटा इंस्टीट्यूट, जो टाटा जो बिजनेसमैन है रतन टाटा जी, जिनके बहुत सारे टाटा के अस्पताल है जो फ्री में इलाज करवाते हैं, मुफ्त में इलाज करवाते हैं। देश सेवा करने वाले बहुत बड़े दानिशूर आदमी अगर कोई है इस वक्त इंडिया में तो वह टाटा है, रतन जी टाटा। ऐसे बहुत सारे हैं, किंतु इनका नाम शीर्ष पर आता है। ये बहुत सारे अस्पताल फ्री में चलवाते हैं लोगों के लिए। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। देखिए पिक्चर जैसी स्टोरी है। उस रात वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग लेकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे, या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल में पहुंचने की आदत थी। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। साधारण सी बात है, यदि कोई अपना घर का व्यक्ति अगर लौट नहीं आता शाम में तो घर वाले चिंतित हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग खेलने के लिए जाते हो, 2-3 घंटा लेट हो गए तो घर वाले बड़े चिंतित हो जाते हैं, कहाँ गया होगा बेटा, कहाँ गई होगी बेटी, परेशान हो जाते हैं घर वाले। उसी प्रकार से डॉक्टर जी की पत्नी भी परेशान हो गई, चिंतित हो गई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी इसलिए देर लग गई होगी। डॉक्टर की पत्नी ने सोचा कि मरीज जरा गंभीर हालत होगी इसीलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है कोई मरीज को चेक करके वो सीधे उधर से उधर ही अस्पताल चले गए होंगे। लेकिन मरीज अस्पताल से घर आने लगे तब तो ज्यादा ही परेशानी बढ़ने लगी और ज्यादा वह चिंतित होने लगे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया, डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हो। देखिए पिक्चर जैसी स्टोरी है, बहुत सारी फिल्मों में आपने ऐसा देखा होगा। तो उन्होंने सोचा कि किसी गांव में गए होंगे और लौटने में बड़ा समय लग जाएगा। शाम तक भी डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने आखिरी उपाय जो होता है पुलिस स्टेशन को फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। साधारण व्यक्ति गायब होना कोई बात नहीं, किंतु एक प्रतिष्ठित डॉक्टर, शहर के डॉक्टर गायब हो जाना बहुत बड़ी बात है। पुलिस भी हैरान हो गई, चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। सभी जानते हैं वायरलेस वॉकी टॉकी होती है पुलिस वालों के पास, उसमें से सब तरफ संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर में फैल गया।
देखिए, डॉक्टर भटनागर गायब होने का समाचार जो है वो बिजली की तरह शहर में फैल गया। बहुत बड़ी व्यक्ति की बात है, इसलिए यह बिजली की तरह फैल गया। साधारण व्यक्ति मर भी जाता है तो उसे कोई पूछता नहीं है, कोई खबर नहीं बनती। मगर जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, दिग्गज व्यक्ति है, हीरो हो गए, बिजनेसमैन हो गए, बड़े व्यक्ति हो गए, बड़े बड़े राजनीतिक नेता हो गए, इनकी खबर बहुत ज्यादा जल्दी फैल जाती है। जैसे कि देखिए, अभी कुछ दिनों पहले सुशांत सिंह की मौत हो गई, आत्महत्या हो गई या मौत हो गई, जो भी है, वह खबर बहुत तेजी से हर घर में फैल गई। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी, जिनके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब देखिए, जब पुलिस वालों ने उन्हें पूछ लिया कि डॉक्टर साहब कौन सी गाड़ी में गए, तो उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी तो घर में ही है, वो अपनी गाड़ी में नहीं गए, बहुत दूसरी गाड़ी में गए और उसके पहियों के निशान घर के बाहर सड़क पर दिखाई पड़ने लगे और इससे बड़े बड़े पहिए के निशान। इससे पुलिस वालों ने तर्क लगाया कि ट्रक या बस में गए। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। पुलिस वालों ने सोच लिया कहीं डॉक्टर साहब का एक्सीडेंट हो गया और वह ऐसा भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने यह भी सूचना दी कि कोई एक्सीडेंट हो गया तो हमें तुरंत जानकारी दी जाए। कई दिन बीत गए, कई दिन गुजर गए, कोई सूचना नहीं मिली। क्योंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस एक एक तरह से जानकारी ले रही थी, सोच रही थी कि उनकी किसी ने हत्या की होगी, कुछ किया होगा उनके साथ, मगर उनका कोई शत्रु नहीं था क्योंकि वह सभी के लिए अच्छे थे। पैसे की बात तो वो करते ही नहीं थे, वह डॉक्टरी के पेशा को अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसीलिए उनका कोई शत्रु नहीं हो सकता। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी, याद रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है। पुलिस दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी, कौन कौन से? यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो, कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करें। किडनैप करने के बाद हमें इतने इतने रुपए दीजिए, तब आपके पति को हम छोड़ देंगे, जिस प्रकार से जो फिल्मों में होता है ना, उसी प्रकार से। और दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं कि जब सलमान खान जो होते हैं, प्रेम रतन धन पायो फिल्म आपने देखी होगी, उसमें जब सलमान खान बेहोश होते हैं एक्सीडेंट में, तो उनके इलाज के लिए एक डॉक्टर को लेकर आते हैं, उसी प्रकार से हुआ होगा शायद। ऐसे बहुत सारे फिल्मों में बताया गया है कि गुंडे उन्हें छिपा लेते हैं, पैसों की मांग करते हैं घर वालों से, या फिर कोई डाकू दल उन्हें लेकर इलाज के लिए लेकर जाते हैं। देखिए, दिन पर दिन बीतते गए, डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया। बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे कि कैसे गायब हो गए, कोई कहाँ खबर नहीं, इतने बड़े डॉक्टर गायब हो गए। कोई अलग अलग तर्क लगा रहे थे लोग, किसी ने किडनैप किया होगा, किसी ने मार दिया होगा, कुछ अलग अलग, और लोग डर भी रहे थे। देखिए, धीरे धीरे कई महीने बीत गए। डॉक्टर साहब गायब होने के बाद धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी, उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। और वाकई में होता है, घर का कोई व्यक्ति अगर ऐसा अचानक से गायब हो जाना तो लोग, घर वाले पागल हो जाते हैं। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही है, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल की तरह।
आपने देखा होगा कोई घर का व्यक्ति गायब हो गया है, उसकी राह में घर वाला व्यक्ति गेट पर आकर खड़ा हो जाता है, बिल्कुल पिक्चर की तरह। मान लीजिए एक पिक्चर ही है ये स्टोरी, मतलब एक पिक्चर है, प्रतीक्षा कर रही हो। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर के दरवाजे पर फिर से वैसी ही घड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ है? उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन था, क्योंकि वह निशान मैच नहीं हो रहे थे किसी भी गाड़ी के टायर से। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिला जो लिफाफे में बंद था और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। एक चिट्ठी फेंक कर गए थे और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ हो गए, चकित रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे। और क्या बोल रहे थे? सुनिए, तुम लोग सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे। शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक भी हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौर मंडल की ग्रह पर हूँ। देखिए क्या कह रहे हैं भटनागर जी। शायद आप लोगों ने मुझे मरा हुआ समझ लिया होगा, लेकिन नहीं, मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर। और वह कह रहे हैं कि तुम लोगों से मैं कई करोड़ मील दूर हूँ और एक अन्य सौर मंडल के ग्रह पर हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज्यादा उन्नतिशील है, मतलब प्रगतिशील है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही है। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। वो कह रहे हैं, देखिए, हाँ तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। और भटनागर जी उस सीढ़ी में बता रहे हैं कि मैं यहाँ कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठा की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन एक विचित्र यान को देखकर मैं चौंक पड़ा। जैसे कि बहुत सारे फिल्मों में यह सीन दिखाई दिया होगा, आपने देखा होगा। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सूं सूं की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। देखिए, यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे हैं। और संदेश क्या है देखिए, इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान हैं, ये एक सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियां है, मोटारे है, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न।
इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इन्हें कई सौर मंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौर मंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। देखिए, मेरा अपहरण करने से पहले आप एक बात जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहां विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज्यादा और आदमी कम है। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही है जिन्हें नकारा बनाए हुए है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। उन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उनके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। लोगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा, ज्यादा मात्रा में हुआ, तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होंगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियां और दैत्यकार मशीनें। दैत्य मतलब राक्षस जैसी मशीनें। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है और वह चिकित्सा शास्त्र में इतने पीछे कैसे रह गया। इसका कारण यह रहा कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज की जरूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए। किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है, क्योंकि चिकित्सा शास्त्र मतलब मेडिकल साइंस, समझ गए। तो इसमें वो पीछे रहने का कारण क्योंकि वहां के लोग बीमार ही नहीं पड़ते। उनकी जो त्वचा है वो प्लास्टिक जैसी मजबूत है। मगर अब वो परेशान होने लगे हैं। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी। किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है, अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचाने का रास्ता बता सकूं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही इस सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाए।
जाएगा। जो भी हो, अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकूंगा। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा। फिलहाल ये कहना ठीक है कि मैं कब आ सकूंगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन भी हुआ था आज के लिए और भविष्य के लिए, क्योंकि वहां पर हो सकता है तो अपने देश में, अपने पृथ्वी पर भी ऐसा ही हो सकता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें सजग करना चाहते हैं, एक चेतना देना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं कि आप भी कारखाने, मशीनों, प्लास्टिक का कम उपयोग कीजिए। ये भविष्य में हमारे लिए घातक बन सकती है, क्योंकि यह पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है इसके कारण। और यही कारण है कि आज के समय में कोरोना चल रहा है। आपने देखा होगा सभी कारखाने, मिल, सभी वाहन बंद होने के कारण इस साल में कितनी अच्छी तरह से वातावरण प्रदूषण विरहित हो गया है, प्रदूषण से मुक्त है और हवा भी अच्छी चल रही है। मरीजों की संख्या भी कोरोना के दूसरे कारण नहीं हो रही है और उसके साथ साथ बारिश भी जमकर हो रही है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा ये कारखाने, ये वाहनों के कारण हम मुसीबत में पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि साइंस जो हम समझते हैं कि हम डेवलप हो रहे हैं, उसके साथ साथ हम कितना घाटा भी हमें मिल रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके स्वाध्याय के प्रश्नों के लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले आपको बता दूं, यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, और जी हाँ, अगर कोई आपका सुझाव है तो इस चैनल पर सुझाव का भी स्वागत किया जाएगा। सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। एक बार फिर से धन्यवाद।